आप सुनने जा रहे हैं रस्किन बॉन्ड की लिखी कहानी द थीफ यानी एक चोर। जब मैं अरुण से मिला तब भी मैं एक चोर था और भले ही मैं केवल 15 साल का था, लेकिन एक अनुभवी और काफी सफल चोर था। अरुण पहलवानों को देख रहा था, तभी मैंने उससे संपर्क किया। वह लगभग 20 साल का था, एक लंबा दुबला पतला लड़का जो मेरे इरादे के लिए काफी सरल और दयालु दिख रहा था। हाल के दिनों में मेरी किस्मत अच्छी नहीं रही थी और मुझे लगा कि मैं इस युवक का विश्वास जीत सकता हूँ। वह कुश्ती में काफी मोहित लग रहा था। दो अच्छी तरह से तेल लगे हुए पहलवान मुलायम मिट्टी में फिसलते हुए, गुर्राते हुए, अपनी जांघों पर थप्पड़ मारते हुए लड़ रहे थे। जब मैंने अरुण से बातचीत शुरू की तो उसे लगा ही नहीं कि मैं कोई अजनबी हूं। तुम खुद भी पहलवान जैसे दिखते हो, मैंने कहा। तुम भी, उसने जवाब दिया, जिसे मैं थोड़ी देर के लिए हकबकाया, क्योंकि उस समय मैं काफी दुबला पतला और कमजोर था और शारीरिक रूप से ज्यादा प्रभावी नहीं दिखता था। हाँ, मैंने कहा, मैं कभी कभी कुश्ती करता हूं। तुम्हारा नाम क्या है? दीपक, मैंने झूठ बोला। दीपक लगभग मेरा पांचवा नाम था। इससे पहले मैंने खुद को रणबीर, सुधीर, त्रिलोक और सुरिंदर कहा था। इस प्रारंभिक बातचीत के बाद अरुण ने अपना ध्यान केवल कुश्ती पर केंद्रित रखा और मेरे पास ज्यादा कहने के लिए कुछ नहीं था। कुछ देर के बाद वह दर्शकों की भीड़ से दूर चल पड़ा। मैंने उसका पीछा किया। हेलो, उसने कहा, मजा आ रहा है? मैंने अपनी सबसे मनमोहक मुस्कान दी। मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूं, मैंने कहा। वह चलते चलते रुका नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे किसकी जरूरत है? अरे, मैंने कहा, मैं पूरे दिन से इधर उधर घूम रहा हूं, सबसे अच्छे इंसान की तलाश में, काम करने के लिए। जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि किसी और का कोई चांस नहीं है। तुम मेरी काफी तारीफ कर रहे हो, उसने कहा। ठीक है, लेकिन तुम मेरे लिए काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता। मैंने उस पर 1 मिनट के लिए सोचा। शायद मैंने अरुण को गलत समझ लिया था। क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? मैंने पूछा। क्या तुम खाना बना सकते हो? उसने पलट कर पूछा। हाँ, मैं खाना बना सकता हूँ, मैंने झूठ बोला। अगर तुम खाना बना सकते हो, उसने कहा, तो मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। वह मुझे अपने कमरे में ले गया और कहा कि मैं बरामदे में सो सकता हूँ। लेकिन उस रात मैं लगभग वापस सड़क पर आ गया था। मैंने जो खाना बनाया वह शायद बहुत बुरा बना होगा, क्योंकि अरुण ने उसे पड़ोस की बिल्ली को दे दिया और मुझे वहां से जाने को कहा। लेकिन मैंने वहीं रुककर अपनी सबसे मनमोहक मुस्कान दी और तब वह हंसे बिना नहीं रह सका। वह बिस्तर पर बैठ गया और पूरे 5 मिनट तक हंसता रहा। फिर उसने मेरे सिर पर थपथपाते हुए कहा, कोई बात नहीं, सुबह मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। अरुण ने मुझे न केवल खाना बनाना सिखाया, बल्कि मेरा और अपना नाम लिखना भी सिखाया। उसने कहा कि जल्दी वह मुझे पूरे वाक्य लिखना और कागज पर पैसे जोड़ना भी सिखाएगा, भले ही जेब में पैसे ना हो। अरुण के लिए काम करना काफी अच्छा लगता था। मैं सुबह चाय बनाता था और बाद में बाजार जाकर खरीदारी करता था। मैं दिन भर का सामान खरीदने में समय लेता और प्रतिदिन लगभग 50 पैसे का मुनाफा कमा लेता। मैं अरुण से कहता कि चावल 56 पैसे किलो है। आमतौर पर इतना ही होता था, लेकिन मैं उसे 50 पैसे किलो में खरीद लेता। मुझे लगता कि अरुण को पता था कि मैं इस तरह से थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ, लेकिन उसे परवाह ना थी, क्योंकि वह मुझे
नियमित रूप से पैसे नहीं दे रहा था। मैं अरुण का बहुत आभारी था कि उसने मुझे लिखना सिखाया। मुझे पता था कि एक बार जब मैं पढ़े लिखे इंसान की तरह लिखना सीख जाऊंगा तो मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूं। यह ईमानदार बनने का प्रोत्साहन भी हो सकता था। अरुण के पैसे का आना जाना लगा रहता था। वह कभी उधार लेता तो कभी दूसरों को उधार देता। वह अपने अगले चेक की चिंता करता रहता, लेकिन जैसे ही चेक आता वह उसे धूमधाम से खर्च कर देता। एक शाम वह नोटों की गिट्टी लेकर घर आया और रात में मैंने उसे बिस्तर के सरहाने के गद्दे के नीचे रखते हुए देख लिया। मैं अरुण के लिए लगभग 15 दिन से काम कर रहा था और खरीदारी के अलावा उसका कोई खास फायदा नहीं उठाया था। मेरे पास उसे लूटने के कई मौके थे। मेरे पास घर की चाबी थी, जिसका मतलब था कि अरुण के बाहर रहने पर मुझे कमरे तक पहुंच थी। वह अब तक का सबसे भरोसेमंद इंसान था जिसे मैंने कभी देखा था। शायद इसीलिए उसे लूटने का फैसला नहीं कर पा रहा था। किसी लालची आदमी को लूटना आसान है क्योंकि वह लूटे जाने के काबिल होता है, क्योंकि वह लूटने का खर्चा उठा सकता है। लेकिन किसी गरीब आदमी को लूटना मुश्किल होता है क्योंकि वह पैसों की चिंता करता है। कोई अमीर, लालची या सावधान आदमी अपने पैसे तकिए या गद्दे के नीचे नहीं रखता। वह उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर बंद करके रखता है। लेकिन अरुण ने अपना पैसा ऐसी जगह रखा था जहां उसे निकालना मेरे लिए बच्चों का खेल था और उसे पता भी नहीं चलता। अब समय आ गया है कि मैं कुछ असली काम करूं, मैंने खुद से कहा। मैं अभ्यास से बाहर हो रहा हूं। अगर मैं पैसे नहीं लूंगा तो वह इन्हें दोस्तों पर बर्बाद कर देगा और वह मुझे तनख्वाह भी नहीं देगा। अरुण सो रहा था। बरामदे से आती चांदनी बिस्तर पर फैल रही थी। मैं फर्श पर बैठा, कंबल लपेटे हुए और इसी स्थिति पर विचार कर रहा था। उस गड्डी में काफी पैसा था। अगर मैं उसे ले लेता हूं तो मुझे शहर छोड़ना पड़ता। शायद मैं 10:30 बजे वाली अमृत एक्सप्रेस पकड़ सकता था। कंबल से बाहर निकलते हुए मैंने चारों तरफ से घुटनों के बल चलता हुआ दरवाजे तक गया और फिर बिस्तर के पास पहुंचकर अरुण को देखा। वह शांति से सो रहा था। उसकी सांसें हल्की और सहज थी। उसका चेहरा साफ और शिकन रहित था। मेरे चेहरे पर उससे ज्यादा निशान थे, हालांकि वे ज्यादातर चोटों के निशान थे। मेरे हाथ ने मानो अपनी मर्जी से काम करना शुरू कर दिया। वह गद्दी के नीचे फिसलते हुए नोटों को टटोलने लगा। मेरी उंगलियों ने नोटों को ढूंढ लिया और मैंने बिना किसी आवाज के उन्हें बाहर निकाल लिया। अरुण नींद में गहरी सांसें लेता हुआ मेरी तरफ करवट बदलकर सो गया। मेरा खाली हाथ बिस्तर पर टिका हुआ था और उसका बाल मेरे हाथों से छू गया। उसके बालों के स्पर्श से मैं डर गया और जल्दी से चुपचाप कमरे से बाहर निकल आया। सड़क पर पहुंचते ही मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। मैं बाजार वाली सड़क से होते हुए स्टेशन की ओर भागा। सभी दुकानें बंद थी, लेकिन कुछ खिड़कियों से रोशनी जल रही थी। मैंने नोट अपने पैजामे की कमर में बांध रखे थे, जहां वे डोरी से अटके हुए थे। मुझे नोटों की गिनती करने की इच्छा हुई, हालांकि मुझे पता था कि इससे मेरी ट्रेन छूट सकती है। घड़ी टावर में समय 10:20 हो रहा था। मैंने अपनी चाल धीमी कर ली और चलते चलते उंगलियों से नोट गिनने लगा। नोट में करीब 100 रुपए थे, सभी 5-5 के। एक अच्छा माल था। मैं 1-2 महीने के लिए शहजादे की तरह रह सकता था। जब मैं स्टेशन पहुंचा
तो टिकट खिड़की की ओर नहीं गया। मैंने कभी जीवन में टिकट नहीं खरीदा था। मैं सीधे प्लेटफॉर्म की तरफ भागा। अमृतसर एक्सप्रेस धीरे धीरे चल रही थी, इतनी धीमे कि मैं किसी डब्बे के फुटबोर्ड पर कूद सकता था। लेकिन न जाने क्यों एक क्षण के लिए झिझक गया। मैं इतनी देर तक झिझकता रहा कि ट्रेन मेरे बिना ही निकल गई। ट्रेन के जाने के बाद जब प्लेटफॉर्म का शोर शराबा और हलचल थम गई तो मैं खुद को वीरान प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा हुआ पाया। यह सोचकर कि मेरे पैजामे में 100 रुपये चोरी के हैं, मुझे और भी अकेलापन और अलगाव महसूस हुआ। मुझे नहीं पता था कि मैं राहत कहाँ बिताऊं। मैंने कभी दोस्तों के साथ नहीं रखा था, क्योंकि दोस्त कभी कभी मुसीबत बन जाते हैं। किसी होटल में रुककर खुद को सबकी नज़रों में नहीं लाना चाहता था, और इस शहर में जिस व्यक्ति को मैं सबसे अच्छी तरह जानता था वही था जिसे मैंने लूट लिया था। स्टेशन से बाहर निकलकर मैंने धीरे धीरे बाजार की ओर चल पड़ा। अंधेरी और सुनसान गलियों से गुजरते हुए मेरा दिमाग लगातार अरुण के बारे में सोच रहा था। वह भी सो रहा होगा, अपनी चोरी से बेखबर। मैंने लोगों के चेहरे का गहरा अध्ययन किया है, खासकर जब वो कोई कीमती वस्तु खो देते हैं। लालची आदमी घबरा जाता है, अमीर आदमी गुस्सा दिखाता है और गरीब आदमी डर जाता है। लेकिन मुझे पता था कि अरुण के चेहरे पर न घबराहट, न गुस्सा और न ही डर दिखाई देगा। जब उसे चोरी का पता चलेगा तब उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी होगी। पैसे खोने की नहीं, बल्कि इस बात की कि मैंने उसके भरोसे को तोड़ा है। मैं मैदान में पहुंच गया और एक बेंच पर बैठ गया, अपने पैरों को मोड़कर जांघों के नीचे दबाते हुए। रात बहुत ठंडी थी और मुझे अरुण का कंबल न लाने का अफसोस हो रहा था। हल्की बूंदाबांदी होने लगी, जिससे मेरी परेशानी और बढ़ गई। थोड़ी देर में बारिश तेज हो गई। मेरी कमीज और पैजामा भीग कर शरीर से चिपक गए और ठंडी हवा बारिश की बूंदों को मेरे चेहरे पर मार रही थी। मैंने खुद से कहा कि बेंच पर सोना मेरे लिए नई बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन अरुण के बरामदे ने मुझे आराम करने का आदी बना दिया था। मैं वापस बाजार की ओर चला और एक बंद दुकान की सीढ़ियों पर बैठ गया। कुछ भिखारी मेरे पास लेटे हुए थे, पतले कंबलों में लिपटे हुए। घड़ी में 12 बज रहे थे। मैंने जेब में हाथ डालकर नोटों को टटोला। वे अब भी मेरे पास थे, लेकिन उनकी कुरकुराहट खो चुकी थी और वे बारिश के पानी से गीले हो गए थे। वह अरुण के पैसे थे। सुबह वह शायद मुझे 1 रुपए देकर फिल्म देखने के लिए भेज देता, लेकिन अब तो वह सारे पैसे मेरे पास थे। अब ना अरुण के लिए खाना बनाना पड़ेगा, ना बाजार दौड़कर जाना पड़ेगा, और ना ही पूरे वाक्य लिखना सीखना पड़ेगा। पूरे वाक्य, मैंने सोचा। 100 रुपए की खुशी में मैंने पूरे वाक्य को तो जैसे बुला ही दिया था। मुझे पता था कि एक दिन वे पूरे वाक्य मुझे 100 रुपए से भी ज्यादा कमा कर दे सकते हैं। चोरी करना आसान है और कभी कभी पकड़े जाना भी उतना ही आसान, लेकिन सच में बड़ा आदमी बनना, एक समझदार और सफल आदमी बनना, यह कुछ और ही है। मैंने खुद से कहा कि मुझे अरुण के पास वापस जाना चाहिए, कम से कम इसीलिए कि मैं लिखना सीख सकूं। शायद अरुण के प्रति मेरी चिंता मुझे वापस खींच लाई। हमदर्दी
मेरी कमजोरियों में से एक है और चोरी के समय इस झिझक के कारण मैं कई बार पकड़ा गया हूं। एक सफल चोर होने के लिए निष्ठुर होना जरूरी है, लेकिन मुझे अरुण पसंद था। मेरे मन में उसके प्रति लगाव था, उसके लिए हमदर्दी थी। लेकिन सबसे बढ़कर पूरे वाक्य लिखने की मेरी इच्छा ने मुझे वापस कमरे की ओर खींच लिया। मैं तेजी से कमरे की ओर वापस लौटा, बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि कुछ चुराना आसान होता है, लेकिन उसे बिना पकड़े जाना वापस रखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मैं अगर बिस्तर के पास पकड़ा गया, पैसे हाथ में लिए या गद्दे के नीचे डालते हुए, तो बस इससे एक ही बात साबित होती थी कि मैं चोरी कर रहा था। अगर अरुण जाग जाता तो मैं पकड़ा जाता। मैंने दरवाजा बेढंगे तरीके से खोला और धुंधली चांदनी में दरवाजे पर खड़ा रहा। धीरे धीरे मेरी आंखें कमरे के अंधेरे को देखने की आदी हो गई। अरुण अब भी सो रहा था। मैं फिर से घुटनों के बल चलकर बिस्तर के सराहने तक पहुंचा। मेरा हाथ नोटों के साथ ऊपर उठा। मैंने उसकी सांसों को अपनी उंगलियों पर महसूस किया। उसकी शांत मुद्रा और सहज सांसों से मैं मंत्रमुग्ध हो गया। 1 मिनट तक वैसे ही स्थिर बैठा रहा। फिर मेरे हाथ ने गद्दे का किनारा टटोला, उसे ढूंढा और नोटों को गद्दे के नीचे खिसका दिया। अगली सुबह मैं देर से जागा और देखा कि अरुण पहले ही चाय बना चुका था। दिन की तेज रोशनी में उसका सामना करना मेरे लिए कठिन था। उसने अपनी हथेली मेरी ओर बढ़ाई। उसकी उंगली में 5 रुपए का एक नोट था। मेरा दिल बैठ गया। कल मैंने कुछ पैसे कमाए, उसने कहा। अब से तुम्हें नियमित रूप से पैसे मिला करेंगे। मेरी हिम्मत उतनी ही तेजी से बढ़ी जितनी जल्दी गिरी थी। मैंने खुद को बधाई दी कि मैंने पैसे वापस कर दिए, लेकिन जब मैंने वह नोट लिया तो मुझे एहसास हुआ कि उसे सब पता था। नोट अब भी पिछली रात की बारिश से गीला था। आज मैं तुम्हें नाम लिखने से ज्यादा सिखाऊंगा, उसने कहा। उसे सब पता था, लेकिन उसकी आंखों या होठों ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। मैंने अरुण की तरफ अपनी सबसे मोहक अंदाज में मुस्कुराया और यह मुस्कान अपने आप आई, बिना मेरे जाने। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ ज़रूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।